गुड इवनिंग बच्चों, नमस्कार। गुरुकुल ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 8वीं का साइंस, पहला अध्याय साइंस का, जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। क्या नाम है बच्चों? सभी बड़े गौर से सुनेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद जो अपना टॉपिक है और जो टॉपिक से संबंधित अन्य वीडियो आगे डलेंगे, क्योंकि अभी पहला ही वीडियो है, ये स्टार्टिंग ही हम करने जा रहे हैं। तो जितने भी हम वीडियो डालेंगे उनको अच्छी तरह से देखने के बाद किसी भी बच्चे को क्वेश्चन करने में या क्वेश्चन याद करने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हम अध्याय को पढ़ेंगे बहुत ही डीपली और सरल भाषा में। तो पहले पाठ का नाम लिखते हैं। पहले पाठ का नाम क्या है? अध्याय 1, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। हम लिखते हैं बच्चों, अध्याय 1, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। सबसे पहले हम इस जो शब्द पाठ के नीचे जो टाइटल है इसके बारे में चर्चा करते हैं बच्चों। फसल उत्पादन क्या है? फसल उत्पादन यानी फसलों का उत्पादन करना, उत्पन्न करना। विभिन्न तरह की फसलों का हम ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करें, और उत्पादन करने के बाद केवल उत्पादन से ही काम नहीं बनता दोस्तों। क्या होता है बच्चों? उत्पादन करने के बाद जैसे हम फसल किसी किसान ने 50 या 100 क्विंटल उत्पादित कर लिए, तो उसको रखना है, रख रखाव, उसका उचित प्रबंधन। आगे पॉइंट दिया एवं प्रबंधन, यानी फसलों को उत्पादित करने के बाद उनका उचित प्रबंधन। उचित प्रबंधन यानी उन फसलों को हम कहां कहां उपयोग करें, किस तरह से उनका भंडारण करें, किस तरह से हम पूरे वर्ष भर के लिए अपने लिए, अपने पशुओं के लिए सुरक्षित उनको रख सकें। ये पाठ का मुख्य टाइटल है, ये सारांश पाठ का। इसमें इन चीजों को बताया जाएगा। पाठ जो होता है, पाठ का जो नाम होता है, जिस तरह से हम कोई कहानी का नाम कहें तो हमें पहले ही पता चल जाता है, जैसे जंगल का राजा शेर, तो उसमें शेर से संबंधित बातें आएंगी। वैसे ही इस पाठ का नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो फसल उत्पादन का अर्थ हुआ कि फसलों को कैसे हमें उत्पादित करना है, अधिक से अधिक ज्यादा फसल किस तरह से हम निकाल सकते हैं, ये सब विधियां इस पाठ के अंतर्गत आएंगी। और उनका उचित तरह से हम कैसे प्रबंधन कर सकते हैं, उसका रख रखाव, उस फसल का हम कैसे कर सकते हैं, कैसे उसका हम भंडारण कर सकते हैं पूरे वर्ष भर के लिए, ये सभी बातें हम इस अध्याय के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। हम किसी किसान के घर जाते हैं, क्योंकि मैं भी एक किसान हूं, तो हम एक किसान के घर जाते हैं तो उसकी खेत पर या उसके घर में या उसकी खलिहान में विभिन्न तरह की खेती से संबंधित औजारों को देखते हैं। दराती है, हसिया है, कुदाल है, फावड़ा है, हल है। इन चीजों को देख करके हमारे मन में एक विचार आता है कि ये जो चीजें हैं ये किस किस काम में उपयोग की जाती हैं। जैसे हल है खेत को जोतने के लिए, कुदाल है कि कोई चीज खोदने के लिए, हसिया है फसल को काटने के लिए। ये सभी उपकरणों का कोई ना कोई काम अवश्य होता है। तो ये उत्पादित करने वाले या कृषि में सहायक, फसलों को काटने या फसलों के उत्पादन किसी न किसी काम में ये आते हैं। कह सकते हैं ये कृषि की औजार हैं बच्चों। ठीक है, इन उपकरणों का कहां कहां उपयोग होता है ये आगे पढ़ेंगे। हमें ज्ञात है जैसे फसलों का उत्पादन क्यों करती हैं, जितने भी सजीव हैं, हम भी एक सजीव हैं, तो सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है बच्चों। सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, जिसमें पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पौधे क्या करते हैं? पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं।
सबको पता है कि पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कुछ बच्चे कहेंगे गुरुजी हमें तो पता ही नहीं है कि पौधे कैसे भोजन बनाते हैं, हमने तो कभी उनको आग जलाते नहीं देखा, हमने तो उनको कभी चूल्हा सुलगाते नहीं देखा, हमने तो कभी उनके बर्तन नहीं देखे, कहाँ बनाते हैं। बच्चों, पौधे भोजन बनाते हैं। और एक बात और ध्यान रखना, जो मनुष्य है वो भोजन नहीं बनाता, मनुष्य दूसरे के भोजन पर आश्रित रहता है। तो हम इस पॉइंट को बड़ा नोट करेंगे, वीडियो को ध्यान से देखेंगे, एक एक बारीकी इस वीडियो के अंतर्गत आप बच्चों को सभी को बताई जाएगी। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। गुरुजी कैसे बनाते हैं? तो पौधे जो भोजन बनाते हैं, पौधों के भोजन बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पौधे जो भोजन बनाते हैं किस क्रिया के द्वारा बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण। गुरुजी ये प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी क्रिया है जिसमें सूर्य से आने वाली जो प्रकाशीय ऊर्जा है या जो भौतिक ऊर्जा है, पौधे जल, कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज लवण और क्लोरोफिल की उपस्थिति में उस भौतिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। तो ये बदलने की जो प्रक्रिया होती है, पूरी प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी पौधों के भोजन बनाने की जो क्रिया है, कौन कौन से तत्व आवश्यक रहते हैं भोजन बनाने में? यदि कोई पौधा है भोजन बनाएगा, कहां बनाएगा? तो ये बनाता है पौधा भोजन पत्तियों में। पत्तियों में पर्णहरिम होता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं, और क्लोरोफिल में एक मैग्नीशियम तत्व होता है बच्चों, जो मैग्नीशियम तत्व प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को उत्प्रेरित करता है, अधिक से अधिक भोजन बनाने के लिए उत्प्रेरित करता है। उत्प्रेरित करना माने किसी काम को करने की प्रेरणा देना, वो उत्प्रेरक कहलाता है बच्चों। तो हम प्रकाश संश्लेषण को समझेंगे, ये थोड़ा और बहुत ज्यादा डीपली हो जाएगा, लेकिन चर्चा चलिए अपनी प्रकाश संश्लेषण की, तो हम आगे आपको बताएंगे कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे भोजन बनाते हैं, और पौधे भोजन किन किन तत्वों के माध्यम से बनाते हैं। जैसे एक पौधा होता है, ये पौधे की पत्तियां होती हैं, ये जड़ें होती हैं। तो इन पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको हम रंध्र कहते हैं, स्टोमेटा। इनको क्या कहते हैं? स्टोमेटा, ये रंध्र कहते हैं। इनमें छिद्र होते हैं और यहाँ अपना सूर्य का प्रकाश होता है, और यहां से जड़ों के माध्यम से जल जाता है, और पत्तियां हरी होती हैं, इनमें पर्णहरिम होता है। पर्णहरिम, पर्णहरिम मीन्स क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इसके अंदर होता है, और पत्तियों का हरापन जो रहता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। और यदि और डीपली देखा जाए तो जो क्लोरोफिल होता है इसमें मैग्नीशियम तत्व होता है, जो मैग्नीशियम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को उत्प्रेरित करता है कि ज्यादा से ज्यादा क्रिया हो, ज्यादा से ज्यादा भोजन बने पत्तियों में। तो क्या क्या लगता है पौधों को भोजन बनाने के लिए? नंबर 1 सूर्य का प्रकाश, दूसरा जल, तीसरा पर्णहरिम, इसको हरित लवक भी कहते हैं बच्चों, इसको क्लोरोफिल भी कहते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड,
ये गैस है। ये चार तत्व प्रमुख रूप से लगते हैं। इसके बाद आंतरिक तत्व, कुछ खनिज लवण इत्यादि हैं, वो भी लगते हैं, लेकिन ये चार तत्वों की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। गुरुजी, ये चार तत्व में से किसी की कमी रह जाए तो बच्चों, जैसे किसी दिन बरसात के समय में सूर्य पूर्ण रूप से धूप नहीं दे पा रहा है, तो सूर्य तत्व की कमी रहेगी, क्रिया तो भी चलेगी, भोजन तो फिर भी पत्तियों में बनेगा, लेकिन उस दिन थोड़ा कम बन सकता है। क्रिया तो अपनी प्रकाश संश्लेषण क्रिया तो फिर भी होगी, किसी एक तत्व के अभाव में थोड़ी सी क्रिया कम हो सकती है। तो ये था अपना बच्चों प्रकाश संश्लेषण। आगे हम पढ़ते हैं। आपने कहा गुरु जी कि मनुष्य भोजन नहीं बनाता, ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं। तो बच्चों, ये सही है कि मनुष्य भोजन नहीं बनाता। कैसे नहीं बनाता, इसको हम बताते हैं। आपने शायद अभी नहीं सुना होगा कभी। पौधे स्वयं भोजन बनाते हैं, ये नई चीज है गुरु जी। पौधों को हमने बताया किस तरह से भोजन बनाते हैं, और उनके भोजन बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। लेकिन अब हम एक दूसरा पॉइंट आपसे कह रहे हैं कि मनुष्य भोजन नहीं बनाता। ये नोट करें आप। मनुष्य भोजन नहीं बनाता है। तो गुरुजी, सुबह ये रोटी कौन बनाता है, ये सब्जी कौन बनाता है, ये किसके लिए बनाई जाती है, ये पंगत क्यों होती है, ये इतना होटल रेस्टोरेंट ये किस लिए चल रहे हैं फिर? बच्चों, मतलब ये नहीं है मनुष्य भोजन स्वयं नहीं बनाता। पौधे भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन मनुष्य भोजन स्वयं नहीं बनाता। पौधों पर आश्रित रहता है, फसलों पर आश्रित रहता है। यदि गेहूं की फसल नहीं होगी तो क्या मनुष्य गेहूं उत्पादित कर सकता है? कहां से करेगा? पौधे जो होते हैं, गेहूं की फसल जो उगती है, गेहूं निकलता है, गेहूं घर आता है, या चना निकलता है, चना घर आता है, या अरहर निकलती है, विभिन्न तरह की दालें निकलती हैं, फल फ्रूट ये कौन देता है हमें? ये सभी प्रदान करते हैं पौधे। तो उत्पादक कौन है? पौधे। पौधों पर आश्रित रहता है मनुष्य। पौधे मनुष्य को प्राप्त होते हैं, तब मनुष्य भोजन को बनाता है। बच्चों, बगैर पौधों के मनुष्य भोजन नहीं बना सकता। बनाता तो है, खाता है, सबको दिखता है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो मनुष्य भोजन स्वयं नहीं बनाता। मनुष्य अपने भोजन बनाने के लिए दूसरे जीवों पर या पौधों पर आश्रित रहता है। ठीक है बच्चों, तो मनुष्य को हम उत्पादक नहीं कहेंगे। जो स्वयं भोजन बनाता है वो उत्पादक होता है, जो दूसरे जीवों पर या पौधों पर आश्रित रहता है भोजन बनाने के लिए, वो उपभोक्ता कहलाता है बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुरुजी, जब मनुष्य भोजन नहीं बनाता तो मनुष्य को भोजन की आवश्यकता ही क्यों होती है? मनुष्य को भोजन की आवश्यकता ही क्यों होती है? भोजन की आवश्यकता क्यों है? मनुष्य भोजन नहीं बनाता, दूसरे पर आश्रित रहता है, फिर मनुष्य को भोजन की आवश्यकता क्यों है? क्यों भोजन करता है वो? बच्चों, मनुष्य अपनी दैनिक क्रियाओं की पूर्ति के लिए भोजन पर आश्रित रहता है। प्रतिदिन की जो क्रियाएं हैं, हम सुबह से कहीं जा रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, या
खेत में हल चला रहे हैं या विभिन्न प्रकार की कोई मजदूर अपनी मजदूरी के लिए जा रहा है, तो जो शारीरिक क्रिया होती हैं उनके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वह ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। इसलिए मनुष्य को भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। तो गुरुजी रात में तो हम कोई काम नहीं करते, रात में भोजन सुबह रात सो करके सुबह उठते हैं, तो सुबह हमें भूख क्यों लगाती है, क्यों हमारा पेट खाली हो जाता है? तो बच्चों रात्रि में हम तो सो जाते हैं, लेकिन हमारे शरीर के बहुत से ऑर्गन्स, बहुत से अंग काम करते रहते हैं, जैसे अपना हार्ट, अपना पाचन, अपना ब्लड सर्कुलेशन, श्वसन, सांस लेना, ये सभी क्रियाएं चलती रहती हैं। इनके लिए हमारा माइंड, हम सो जाते हैं लेकिन हमारे शरीर की कुछ क्रियाएं चलती रहती हैं, उनके लिए भोजन की आवश्यकता होती है। जैसे हम किसी मोटरसाइकिल को रात में स्टार्ट करके रख दें, पेट्रोल तो खाएगी। यदि हमने कहा कि दिन भर हमने घुमाई गाड़ी को, इधर उधर करेगा या किसी भी बंद शहर में ले गए तो पेट्रोल जली। हमने कहा रात में आप उस गाड़ी को चालू करके स्टार्ट करके न्यूट्रल में रख दें, तो क्या पेट्रोल खर्च नहीं होगा? वैसे ही हमारा शरीर है, रात्रि में न्यूट्रल जरूर रहता है, लेकिन कुछ शरीर के ऑर्गन्स हमारे सुचारू रूप से कार्य करते रहते हैं। हार्ट है, ब्लड सर्कुलेशन यानी जो खून है, पाचन है और जो श्वसन है, ये हमारी अनवरत चलने वाली जो क्रियाएं हैं शरीर के अंदर, इनकी पूर्ति के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। रात्रि का भोजन करके हम सो जाते हैं और सुबह जब हम उठते हैं हमें पुनः ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि शरीर में रात्रि भर क्रियाएं चलती रहती है। ठीक है बच्चों, सभी की बात समझ में आ रही होगी। बड़ा रोचक टॉपिक है, इसको आप बड़े ध्यान से सुने। गुरुजी हमारे देश में ऐसे तो बहुत से लोग हैं, इतनी भोजन की व्यवस्था वहां से हम उनको या हमारी जो भी सरकार है या जो लोग किस तरह से करते हैं, तो भोजन की आवश्यकता के लिए ही तो फसलों का उचित उत्पादन एवं प्रबंधन ये पाठ का नाम है बच्चों। भोजन का, फसलों का प्रबंधन करना है, उत्पादन करना है, और क्या करना है बच्चों? ये कहां से होगा? ये होगा बच्चों फसल से। एक ही किस्म के पौधों को किसी निश्चित स्थान पर बड़ी मात्रा में उगाना फसल कहलाता है। एक ही किस्म के पौधों को किसी निश्चित स्थान पर बड़ी मात्रा में उगाना क्या कहलाता है बच्चों? फसल कहलाता है। यानी हम एक निश्चित स्थान यानी एक खेत में बो दें, बहुत सी संख्या में, बहुत मात्रा में अपने जो बीजों को हम बो करके पुनः फिर क्या करते हैं, उनको उगाएं एक ही स्थान पर, एक निश्चित स्थान पर, और एक ही किस्म के पौधे जैसे चना है या गेहूं बड़ी संख्या में उगा दें, तो वो सभी पूरे जो बीज उगेंगे उन सबको हम फसल कहेंगे। फिर उन फसलों का हम उत्पादन करके फिर बच्चों वीडियो बनाते समय उपकरणों का पूरी तरह से अभाव है, इन्वर्टर वगैरह नहीं है, इसलिए लाइट जाने के कारण वीडियो थोड़ा सा स्टॉप हो गया था।
और तो इसके लिए हम माफी चाहते हैं। जो फसल उत्पादन पढ़ रहे थे, और हाँ, एक थोड़ी सी गलती हमसे हुई है, हम उसमें माफी चाहते हैं। फसल उत्पादन, उत्पादन, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ हमसे। उत्पादन, उत्पादन एवं प्रबंधन। तो एक ही किस्म के पौधों को किसी निश्चित स्थान पर और बड़े पैमाने पर, बड़े पैमाने पर, मात्रा गलत हो जाएगी वहां, बड़े पैमाने पर उगाना फसल उत्पादन कहलाता है। ये फसल के अंतर्गत हम ये सभी चीजें पढ़ रहे थे, और अब हम आगे पढ़ेंगे थोड़ी फसलों को। एक चीज हम और बीच में बताते हैं आपको कि 10,000 वर्ष पहले जो अपने मनुष्य थे, जो मानव थे, जिनको आदि मानव कहें, वो फसलों को नहीं उगा पाते थे। वो फल फ्रूट और कंदमूल, वन से जो प्राप्त होने वाले जितने भी फल थे उनको खाते थे, और झुंड में रह करके एक जगह दूसरी जगह रहते थे, और धीरे धीरे फिर उन्होंने फसल को उत्पादित करना प्रारंभ किया, गेहूं चावल बोए, ऐसे धीरे धीरे करके, और कृषि का आविष्कार हुआ, कृषि का उत्पादन हुआ। तो इस टॉपिक को हम यहीं पर थोड़ा सा विराम देते हैं, यहाँ इसको समाप्त करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे फसलों के प्रकार, कितनी प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं या 2 प्रकार की होती हैं। वैसे 3 प्रकार की फसलें होती हैं, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसलें। लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए तो केवल 2 ही प्रकार की फसलें हम पढ़ेंगे, ये रबी की फसल, ये खरीफ की फसल। इस टॉपिक को हम अगले वीडियो में देखें, और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो इसको आप सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को बताएं और सबसे सब्सक्राइब करवाएं। और ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। तब तक के लिए, जब तक अगला वीडियो आता है, तब तक के लिए आप इसका बार बार रिवीजन करें। रोचक अपना ये टॉपिक रहा है, आज का वीडियो रहा है, इसको जितनी बार हो सकता है उतनी बार देखें। और इस वीडियो को देखने के बाद में आपको किसी तरह का कोई प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, और ना ही क्वेश्चन आंसर याद करने की आवश्यकता रहेगी। इस बात का हम चैलेंज करते हैं। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, बाय।